उत्तर प्रदेश में एक ऐसे आईपीएस अधिकारी तैनात हुए थे जिनके नाम का डंका आज भी उत्तर प्रदेश में बजता है और लोगों के सामने जैसे ही उनका नाम आता है तो लोग उनकी बड़ी तारीफ करते हैं, सराहना करते हैं और उनकी तारीफ करने से नहीं थकते। सोचते हैं कि शायद आज भी इसी उत्तर प्रदेश में या फिर हमारे जिले में, डिस्ट्रिक्ट में ऐसे आईपीएस अधिकारी अगर तैनात हो जाएं तो शायद हमारे एरिया से, हमारे जिले से, हमारे प्रदेश से क्राइम का नामो निशान मिट जाएगा, घूसखोरी का नामो निशान मिट जाएगा। इन्होंने अपनी रिस्क पर इतना बड़ा काम किया था, जो अनेकों प्रकार की घूसखोरियां हो रही थी, अनेकों जगह पर छापे मारे थे और ऐसे छापे नहीं मारे थे, इन्होंने भेष बदल करके छापे मारे थे। एक ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ करके गए थे, कंडक्टर बन करके, और फिर जो पुलिस वाले रिश्वतखोरी कर रहे थे, अवैध रूप से वसूली कर रहे थे, उनके पास जब पहुंचते हैं तो ये उनसे सवाल करने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि आखिर इस तरह से आप वसूली कर रहे हैं, यहाँ पर तो कोई पैसा नहीं लगता। तब पुलिस वाले फिर उनके साथ बदतमीजी करते हैं, किस प्रकार से उन्हें अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद फिर उन पुलिस वालों के साथ वो क्या करते हैं, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, दरअसल मैं बात कर रहा हूँ सन 1985 की। सन 1985 में बिहार का एक जिला पड़ता है दरभंगा जिला। दरभंगा जिला में एक साधारण सा परिवार गांव में रहा करता था। उस गांव में एक लड़का जिसका नाम अरुण कुमार था। अरुण कुमार का जो परिवार था, फैमिली थी, वो बहुत ही गरीब फैमिली थी। गरीब परिवार से अरुण कुमार बिलोंग किया करते थे। लेकिन ये बात तो आप भली बात ही जानते हैं कि 1985 में गांव में लोग इतने शिक्षित नहीं थे, इतनी उन्हें जानकारी नहीं थी और ना ही तो उन्हें पढ़ाई लिखाई का कोई अध्ययन था कि पढ़ाई लिखाई आखिर किस विभाग में कैसी होती है, किस अधिकारी लाइन की कौन सी पढ़ाई होती है। और खासकर तो जो यूपीएससी का तो लोग नाम ही नहीं जानते थे गांव समाज के लोग कि आखिर यूपीएससी क्या होती है। तो वहां पर तो केवल नॉर्मल पढ़ाई की जानकारी हुआ करती थी, क्योंकि उस समय ना तो कोई सुविधा थी, ना कोई साधन था, ना कोई स्कूल की व्यवस्था थी, ना कोई शिक्षा की व्यवस्था थी। कहीं कहीं शहरों में कुछ कॉलेज स्कूल हुआ करते थे, वहीं जो जागरूक लोग थे, जो शहरी कस्बा के लोग थे, बस उन्हें वो लाभ मिल पाता था। तो उनके जो पिताजी थे अरुण कुमार के, वो किसी मजबूरी के कारण या फिर गरीबी के कारण जब अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। अरुण कुमार का कहना है कि हमारे पिताजी की जो ससुराल थी वो शहर कस्बे में थी, इस वजह से उन्हें कुछ थोड़ी जानकारी मिली थी। और जब अरुण कुमार कुछ बड़े हुए तो उनके पिता कहते हैं कि देखो बेटा, हम जिस कार्यों को नहीं कर पाए, जिस सपने को पूरा नहीं कर पाए, उसके लिए आपको करना पड़ेगा। बस अरुण कुमार के पिताजी जो थे वो अपना जो अधूरा सपना था वो अपने बेटे पर निर्भर कर देते थे कि हमारा सपना हमारा बेटा पूरा करेगा। अब अरुण कुमार जो होते हैं पढ़ने के लिए स्कूल में जाने लगते हैं, लेकिन वो इतने माइंडेड थे, इतने तेज थे पढ़ने में कि उन्होंने पहले से तीसरी क्लास तक जब पढ़ाई की तो स्कूल में टॉप आया करते थे। और उसके बाद में जब उनका टेस्ट लिया गया तो स्कूल में टेस्ट को देख करके सारे टीचर जो थे अचंभे में पड़ गए और फिर उनके लिए तीसरी क्लास से डायरेक्ट कक्षा 6 में उनका एडमिशन ले लिया गया। लेकिन उनके पिताजी जब कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया कि कक्षा 3 से डायरेक्ट कक्षा 6 में इसका एडमिशन कैसे हो गया, तब स्कूल के जो टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारा बेटा इतना होशियार है पढ़ने में, इसी वजह से हमने इन्हें कक्षा 6 में कर दिया है। अगर कोई आगे बात बनती है तो फिर हम इन्हें दूसरी क्लास में शिफ्ट कर देंगे। इस प्रकार से वो पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करते करते काफी, क्योंकि दरभंगा में एक कॉलेज है जो बहुत ही नामी प्रसिद्ध कॉलेज था, उसी में उन्होंने जब पढ़ाई की और फिर वो अपने ननिहाल चले जाते हैं। ननिहाल में उन्हें जानकारी मिलती है कि अधिकारी बनने के लिए, क्योंकि उनके पिता का भी सपना था कि हमारा बेटा कोई अधिकारी बन जाए, लेकिन उन्हें ये ज्ञान नहीं था कि अधिकारी लाइन की पढ़ाई कौन सी होती है। फिर वो ननिहाल जाते हैं। ननिहाल के लोग जो शहर कस्बे के थे उन्हें जानकारी होती है और फिर वो उन्हें जानकारी देते हैं, तब वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। सन 1985 में ये यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं और यूपीएससी क्लियर करने के बाद में ये प्रयागराज में ये सीओ के पद पर तैनात हो जाते हैं। और सीओ के पद पर जब तैनात होते हैं तो मात्र इन्हें 5 महीने ड्यूटी को ज्वाइन किए हुए थे, तभी इनके दिमाग में आता है कि क्यों ना जो लोग घूसखोरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, उनके प्रति मैं कोई एक्शन लूं। क्योंकि उस समय इनके पास ज्यादा पावर नहीं था, एक सीओ का पावर था, ना तो ये एसएसपी थे, ना कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, नॉर्मल
जब ये सीओ होते हैं तो सीओ होने के बावजूद भी एक दिन काफी लोगों ने शिकायत की थी कि यहाँ पर जो बॉर्डर पड़ता है, जो सैयद राजा थाने का जो बॉर्डर पड़ता है, वहां पर पुलिस वाले जो ट्रक वाले जाते हैं उनसे अवैध रूप से वसूली किया करते हैं। पुलिस वालों ने ट्रक वालों से हफ्ता बांध रखा था कि आपको महीने में इतना पेमेंट करना है और फिर उसके बाद आपको कोई भी पुलिस वाला नहीं रोकेगा। अब पुलिस वाले वहां पर अपनी नाकाबंदी लगाए हुए थे, इधर से ट्रक वाले जा रहे थे और कुछ लोगों की बहुत ज्यादा शिकायतें आई थी कि सेल टैक्स वाले भी बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और जो वाहनों को रोकते हैं वो नॉर्मल जो पुलिस होती है थाने की, वो भी हेड कांस्टेबल वगैरह बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तब एक दिन उनके दिमाग में आता है, नाइट लगभग 10 बजे की बात है, 10 बजे वो एक ट्रक वाले से बात करते हैं और कहते हैं कि भाई साहब, मुझे आपके ट्रक पर मतलब कंडक्टर बन करके जो सैयद राजा थाना बॉर्डर पड़ता है वहां तक चलना है और आप कुछ नहीं बोलना है। तभी वो एक गनर को लेते हैं, गनर को ट्रक में पीछे बिठा लेते हैं और फिर उसी ट्रक में बैठ करके चल देते हैं। और फिर वो अपने गनर को पीछे बिठा लेते हैं और ट्रक में बैठ जाते हैं, पुरानी सी शर्ट पहन लेते हैं, सर से गमछा बांध लेते हैं, पुराने कपड़े पहन करके इस प्रकार से प्रतीत हो रहे थे जैसे कि इसी ट्रक के ये कंडक्टर हों। अब ट्रक वाले के लिए तो पहले ही उन्होंने बता दिया था, जो ड्राइवर था उसके लिए और गनर को कह दिया था कि तुम यहीं पर बैठ जाओ, तुम्हें कोई देखे ना। अब जैसे ही सैयद राजा थाने के बॉर्डर पर जब पहुंचते हैं तो वहां जो पुलिस वाले होते हैं वो पैसे मांगने लगते हैं। तब सीओ साहब जो कंडक्टर रूप में बैठे हुए थे वो पूछते हैं कि देखो भाई साहब, यहाँ इस काम के तो पैसे नहीं जाते। तब वो कहते हैं कि तू ज्यादा हमको कानून सिखा रहा है और फिर वो कुछ अभद्र भाषा में उन सीओ साहब से वार्तालाप करते हैं, बदतमीजी करने लगते हैं। तब सीओ साहब चुप हो जाते हैं, लेकिन ड्राइवर और उन सब का जो ही पहले ही मतलब बात हो चुकी थी। तब ड्राइवर कहता है कि चलो कोई बात नहीं, इनको पैसे दो। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, जब सीओ साहब उस ट्रक में कंडक्टर बन करके गए थे बैठ करके, उससे पहले वो उन पैसों पर कुछ केमिकल लगा के ले गए थे, उनके सारे नंबर नोट करके ले गए थे जिससे उन्हें रंगे हाथों पकड़ा जा सके। तब ड्राइवर कहता है, अरे छोड़ो, होगा देखा जाएगा, ये पैसे इन लोगों को दे दो क्योंकि हमारा इसमें जो सामान है वो खराब हो जाएगा और इनसे ज्यादा तो नुकसान हो जाएगा। तब ये 2-4 बातें तो इधर उधर की करते हैं जैसे इन्हें शक ना हो जाए। इस प्रकार से वो पैसे उस पुलिस वालों को दे देते हैं और पुलिस वाले जब पैसे ले लेते हैं फिर वो ट्रक आगे लेकर के निकलते हैं, वहीं रोक लेते हैं। और पहले से जो मजिस्ट्रेट थे, मजिस्ट्रेट ने उन्हें आदेश दिया था सीओ साहब को, उनकी भी गाड़ी वहीं आसपास में लगी हुई थी, मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही आए थे। सेल टैक्स वाले जो परेशान कर रहे थे पुलिस वालों को लेकर के, पुलिस वाले भी साथ में थे, सभी लोग जब उन्हें परेशान कर रहे थे तब वो ट्रक से उतर करके नीचे आते हैं और फिर मजिस्ट्रेट साहब जब आते हैं तो फिर मजिस्ट्रेट साहब उन्हें पकड़ते हैं और वही नोटों की जो गड्डी होती है वो लेते हैं मजिस्ट्रेट साहब और सीओ साहब आते हैं। तब देखते हैं कि जो डायरी पर नंबर नोट थे नोटों के वही नोट हैं। तब उन्हें तुरंत उन्हें गिरफ्तार करके जो सेल टैक्स वाले होते हैं और जो पुलिस वाले होते हैं उन्हें उसी सैयद राजा थाने के अंदर बंद कर देते हैं। नाइट के लगभग 2 बजे थे। अब वहां से वो लौट करके फिर रात में ही आ जाते हैं, लेकिन इधर डीएम साहब को पता लगता है तो डीएम साहब दूसरे दिन 10 बजे ही फोन कर देते हैं और कहते हैं सीओ साहब जल्दी से हमारे पास आ जाओ। अब डीएम साहब का जब फोन आता है, क्योंकि उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था, मोबाइल थी नहीं, वही वार्निश थी सरकारी, तब वो सोचते हैं पता नहीं क्या बात है, तो दौड़े दौड़े ये नाइट में ही डीएम साहब के पास जाते हैं और डीएम साहब कहते हैं कि तुमने क्या किया है सेल टैक्स वालों के साथ में। सेल टैक्स वाले सभी भाग गए, उन्हें तुमने पकड़ा है और उनका आरोप है कि तुम्हारे यहाँ पर जो सीओ तैनात हैं वो पैसे मांग रहे हैं और उनकी जब डिमांड पूरी नहीं हुई तो उन्होंने मतलब हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया और हम पर आरोप लगाए हैं। वो कहते हैं कि और मारपीट भी की है। तब सीओ साहब कहते हैं नहीं साहब ऐसी कोई बात नहीं, मजिस्ट्रेट साहब खड़े थे, उन्होंने नॉर्मल तरीके से उन सबको गिरफ्तार किया है, रंगे हाथों पैसों को पकड़ा है। डीएम साहब कहते हैं मैं जानता हूं ये सारा आरोप तुम्हारे ऊपर फर्जी है, लेकिन आप निश्चिंत रहो, कुछ नहीं होगा। फिर ये धीरे धीरे बात जो ट्रक वाले होते हैं वो सारे अपने अपने वाहनों को रोक देते हैं और सभी ट्रक वाले उन्हीं सीओ साहब के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि साहब हम आपके साथ हैं, ट्रक हम यहाँ की यहीं रोक देंगे, चाहे 2 दिन लगे 4 दिन लगे, लेकिन हम ट्रक आगे नहीं बढ़ाएंगे, यहीं पर खाना बना करके खाएंगे, क्योंकि ये पुलिस वाले सेल टैक्स वाले
इतने परेशान करते हैं हमको, बिना पैसे लिए हमको यहाँ से एक पग आगे नहीं रखने देते, हर जगह पर हमें पैसा देना पड़ता है। हम भी परेशान हो गए, इसलिए हम आपके साथ हैं। धरना लगे तो लगने दो, जो भी समझौता होगा वो क्लियर हो करके जाएगा तभी। अब इधर ऊपर जब शिकायत पहुंचती है वहां के मुख्यमंत्री जो होते हैं उत्तर प्रदेश के, उस समय पर उनके पास शिकायत पहुंचती है, उस समय सरकार में भी इतनी मतलब शक्ति नहीं थी, ना तो कोई पाबंदी थी, नॉर्मल तरीके से अपना राज चला रहे थे, समाज में कुछ भी हो उन्हें कोई मतलब नहीं था। जब ये शिकायत पहुंचती है उस समय दबंग लोगों की ज्यादा पावर मुख्यमंत्रियों के पास हुआ करती थी। उस समय उन्हीं मुख्यमंत्री के जो कैबिनेट मंत्री थे उनका मर्डर भी हो गया था उसी पीरियड में। तब उस समय पर नेता लोग भी, जो लोग थे दबंग लोग थे, उनसे डरा करते थे। मुख्यमंत्री ने फिर आदेश कर दिया कि ऐसा करो, ये सीओ को यहाँ से हटाओ, भगाओ, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर घपला हो रहा है, बहुत लोगों की शिकायतें आ रही हैं। तब डीएम साहब कहते हैं कि सीओ साहब को हटाने से पहले हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ही आदेश पर सीओ साहब ने ये सारा काम किया है। और यहाँ पर जो गाय जाती थी ट्रक में, उनसे जो लोग पुलिस वाले पैसे लेकर के उन्हें जाने देते थे, उन्हें नहीं रोकते थे, और जो सेल टैक्स वाले थे और जो अवैध रूप से पुलिस वाले वसूली किया करते थे, उन सभी को इन्होंने मतलब शिकंजा कसा है, उन सभी के ऊपर लगाम कसी है। तो ऐसे लोगों के प्रति जो कार्रवाई हुई है वो गलत नहीं हुई, अच्छी हुई है, और हम इस बात से प्रसन्न हैं। इसलिए सबसे पहले मुझे हटाओ। फिर इस बारे में जो मुख्यमंत्री होते हैं वो भी चुप हो जाते हैं और फिर वो भी कुछ नहीं कह पाते। फिर वो सेल टैक्स के एक डिपार्टमेंट के अधिकारी होते हैं, उन्हें भेजते हैं कि जाओ जांच करो कि आखिर बात क्या है। फिर वो आकर के जांच करते हैं धीरे धीरे। इसी प्रकार से जो अरुण कुमार होते हैं वो फिर मतलब उनकी पोस्टिंग हो जाती है, आईपीएस बन जाते हैं, और फिर वो अच्छे तरह से अपनी पूरी रूप से कार्यभार को संभालते हैं। उसमें कल्याण सिंह जो थे मुख्यमंत्री, उनके लिए मारने के लिए वहां का जो एक दबंग होता है उसने 6 करोड़ रुपए की रिश्वत भी मतलब सुपारी भी ली थी, ये बताया जाता है। उसी पीरियड में एक कैबिनेट मंत्री का मर्डर भी हुआ था। अनेकों ऐसी घटनाएं उस समय हुआ करती थी, क्योंकि उस समय सरकार कोई रिस्क नहीं लेती थी किसी दबंगों पर, क्योंकि उसे केवल अपने राज शासन से मतलब था, कोई कानून व्यवस्था अर्थव्यवस्था सही नहीं थी। इस प्रकार से इन आईपीएस ने बहुत ही बड़े बड़े कारनामे किए थे, और कारनामे करने के बाद में लोग इनके नाम से जो दबंग थे वो डरने लगे थे, और घूसखोरी बिल्कुल बंद हो गई थी। और बड़े अच्छी तरह से सारे अधिकारियों ने मिलकर के इनका सहयोग भी किया था, और अच्छी तरह से इनकी पोस्टिंग भी हो गई थी, और आज ये रिटायरमेंट में है और फिर अपने घर पर अपने फैमिली के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो साथियों, ऐसे जाबाज और ईमानदार आईपीएस अधिकारी हमारे देश में हुए हैं, जिनका नाम आज भी अगर जहन पर आता है तो लोग उनकी तारीफ करने लगते हैं। तो ये कहानी सुना करके हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करना नहीं है। हमारा उद्देश्य कि बस यही है कि आज भी पुलिस विभाग में ऐसे ऐसे ईमानदार हैं जो जनता के प्रति बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं और अपनी वफादारी और अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाते हैं। तो साथियों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट घटना कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।